थाईलैंड की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मैत्री, 13वां थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड का 1 से 15 जुलाई तक टाक प्रांत में फोर्ट वाचिरा प्रकांड में हुआ। 2006 से बारी बारी थाईलैंड और भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत और थाईलैंड में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना केंद्र बिंदु है कि संयुक्त जंगल और शहरी युद्ध अभियानों का संचालन करना। लाभ ये होता है कि संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान चला सकते हैं। भारत थाईलैंड के अन्य जो रक्षा अभ्यास है वो है वायुसेना भारत सियाम भारत अभ्यास, नौसेना का भारत थाईलैंड समन्वित गश्त ऑर्बिट, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास जिनसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच में, सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, विशेष बल अभ्यास और पश्चिम लहर अभ्यास ये है अंतर सेवा तालमेल के लिए भारतीय नौसेना का अभ्यास है। वायु शक्ति है ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। सेबेक्स 2 क्या है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक माना जा रहा है। जितने भी गैर परमाणु विस्फोटक है उनमें से सबसे खतरनाक है उच्च पिघलता विस्फोटक HMX का उपयोग होता है। यह युद्धस्त्रों, हवाई बमों, काठिल गोलों और अन्य महसूस की जाने वाली सामग्रियों की क्षत्रता को काफी बढ़ाता है। TNT से इसकी क्या प्रतिष्ठा है? सेबेक्स 2 मानक TNT ट्रिनिट्रोटोलुइन की तुलना में 2.01 गुना अधिक घातक है। मतलब TNT से भी सेबेक्स 2 गुना ज्यादा घातक है। इसकी दक्षता का माप TNT क्षमता द्वारा ही होता है। नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है उनमें सबसे खतरनाक यही है। भारतीय नौसेना ने सेबेक्स 2 के साथ साथ साइटबेक्स 1 और सेमेक्स 4 को भी मान्यता दी है। सिटबेक्स 1 एक थर्मोबारिक विस्फोटक है जिसकी क्षमता धमाका अवधि और तीव्र बम उत्पन्न करने की विशेषता है, तीव्र गम उत्पन्न करने की। सेमेक्स 4 एक असंवेदनशील संदर्भ में प्रौद्योगिकी है जो भंडारण और परिवहन की संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देती है। जो रुद्र मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडिया ने टेस्ट किया है। फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र फर्स्ट हवा से स्तर पर मार करने वाली ये मिसाइल है और इसकी खास बात यह है कि DRDO द्वारा विकसित है और इसका इंटीग्रेशन किया है IAF के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में इसको इस्तेमाल किया जाएगा और भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है, पहली भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और विशेषता इसकी है कि GPS सिस्टम, इसमें नेविगेशन सिस्टम भी है, सटीक अंतिम हमलों के लिए पैसिव है ये, पैसिव होमिंग हेड से लेस है और विकिरण उत्सर्जित करने वाली दुश्मन की संपत्तियों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने में सक्षम। कहने का मतलब रेडिएशन का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेडिएशन में भी ये वर्क करेगी। INS GPS नेविगेशन के साथ तकनीकी श्रेष्ठता में भी श्रेष्ठता रखता है और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर तक, 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। 500 मीटर से 15 किलोमीटर ऊंचाई से 250 मीटर तक इसको फेंका जा सकता है। मेटा का नया एक AI टूल आया है जो 3D ऑब्जेक्ट्स को मिनटों में बनाता है और शाहरुख खान को लोकार्नो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और गर्ल्स विल बी गर्ल्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस में ग्रेट जूरी अवार्ड जीता है। और कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय महाराष्ट्र के नासिक में खोला गया है। और भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास 3 से 16 जुलाई को मेघालय में आयोजित किया जाएगा। भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास पायलट निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने। काम इसका ये है कि कोयला असर वाले जिलों के मेधावी युवाओं को सहायता देना जो UPSC की प्री के अंदर उत्तीर्ण हो जाते हैं और प्री में उत्तीर्ण होते हैं उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे और वार्षिक प्रायवार्य का आय जिसके 8 लाख से कम है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति OBC SC ST महिला और थर्ड जेंडर भी हो सकता है। और परिचालन जिले इसके अंदर धनबाद, रांची ये सारे के सारे शामिल है। इन जिलों में कोयला उत्पादित करने वाले यही जिले हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन हुआ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर और AI का विकास करना और ज्ञान के आदान प्रदान का सहयोग करना ये इसका उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य जो विशेषता इसकी जो थी कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरे वर्ल्ड के अंदर भागीदारी मिले, नेतृत्व करने की क्षमता मिले और 10,000 करोड़ आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट की खबरें आई है।
अभी जो केंद्रीय मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कस्तूरबा में जो जितने भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में और छात्रावासों में आईसीटी लैब, इंटरनेट लैब, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध करवाएगा। 290 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा और इस सेंटर की योजना है केजीबीवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये योजना संचालित की जाएगी। लगभग 290 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल जो सीपी राधाकृष्णन उसको इस्तीफा भेज दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। मुख्यमंत्री की एक्चुअली में नियुक्ति जो होती है संविधान का अनुच्छेद 164 इसकी अनुमति देता है। बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को राज्यपाल निमंत्रित करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। योग्यता, मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य विधायक का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। 6 महीने के अंदर चुनाव करवा के वो जीत भी सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच और क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर शहर कार्यक्रम शुरू किया है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर कार्यक्रम में क्या होगा? महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। महिला उद्यमिता मंच क्या है? WUP 2018 में नीति आयोग ने ये इसको इंक्यूबेट किया। 2022 में सार्वजनिक नीति भागीदारी बना और भारत के 63 मिलियन MSME महिलाओं उद्यमिता को समर्थन करता है। तो ये जो किससे संबंधित है पोर्टल? क्वेश्चन इतना ही बन सकता है कि शहर पोर्टल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर शुरू किया है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक यूनेस्को की 21-31 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 195 देश के 2500 से ज्यादा लोग आएंगे और दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में ये बैठक होगी। और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए 36 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से एक भारतीय अहोम मोइदाम है। अहोम मोइदाम असम के अंदर है। चराईदेव जिले के अंदर राज परिवारों का विश्राम स्थल है। भारत की वर्तमान में 42 धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को में संरक्षित है। द्रौपदी मुर्मू ने भी 36 वीरता पुरस्कार दिए हैं। सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बल CRPF और केंद्र शासित पुलिस बलों को 36 वीरता पुरस्कार दिए हैं। और रक्षा अलंकरण समारोह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ। 10 कीर्ति चक्र, 26 शौर्य चक्र, 7 मरणोपरांत सम्मानित कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र दिए। ये सम्मान किस लिए दिया जाता है? असाधारण वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए, बहादुरी के लिए। 10 कीर्ति चक्र, 26 शौर्य चक्र, 7 मरणोपरांत कीर्ति चक्र। अभी अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की। 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर से 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और अमित शाह ने कृषि 2 योजना शुरुआत की और नैनो उर्वरक खरीद के लिए 50% सब्सिडी की घोषणा की गई। लाभार्थी को योजना 2 के तहत 3 किसानों को सब्सिडी प्रदान की गई वहीं पर हैंड टू हैंड। और 413 जिलों में नैनो जो DAP के 1270 प्रदर्शन और 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस 200 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना का शुरुआत किया। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा भी लॉन्च किया। कहने का मतलब पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। ईरान के मसूद पेजेशियन 9वें राष्ट्रपति बन गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल की लिसा नदी को संस्कृत, मीडिया, खेल मामलों के विदेश मंत्री नियुक्त किया। ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल की लिसा नदी को संस्कृति और मीडिया, खेल मामलों के विदेश मंत्री नियुक्त किया है। जापान ने 3D होलोग्राम तकनीक वाले नए बैंक नोट जारी किए। राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखेंगे अपन तो जामिया मिलिया इस्लामिया में पुनर्वास महाविद्यालय के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हुआ। बात यह है कि जो भारत पेट्रोलियम जो इंडिया की कंपनी है PSU, उन्होंने 2024 के लिए जो IOA जो संस्था है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है तो प्रमुख प्रायोजक बन गया है पेरिस 2024 के लिए। ये भी अपन ने पेरिस में लोगोज वगैरह दिखाए जा रहे थे भारत पेट्रोलियम की। BPCL ने पेरिस 2024 से लेकर लॉस एंजलिस तक प्रमुख प्रायोजक बनने की भागीदारी 28 तक लॉस एंजलिस में भी यही रहेंगे। ओलंपिक में महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत की ओलंपिक की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि प्रधानमंत्री ने 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी करने की मंशा घोषणा की।
एशियाई मेजबान केवल चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने अभी तक ओलंपिक की मेजबानी की है। 2024 ओलंपिक 26 से जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक 19 से 1924 तक दूसरी बार, मतलब पेरिस के अंदर दूसरी बार ओलंपिक हो रहा है। और इससे पहले एशिया देशों के अंदर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान में हो चुका है, लेकिन अभी अपने इंडिया के अंदर प्रस्तावित है। आगे आने वाले ओलंपिक में इंडिया मेजबानी करने की सोच रहा है। इसके बाद में ये है कि जो इग्नू है उसने भागवत गीता को सिलेबस में शामिल किया है और अलग कोर्स डिज़ाइन किया है। इसकी फीस है 12,600 रुपये और कोर्स की अवधि है कि 2 साल से लेकर 4 साल तक आप कभी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका माध्यम अंग्रेजी है। इतना शानदार पहल की है। सिर्फ 500 सीटें हैं इसके अंदर। तो इग्नू ने नए कोर्स की स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कर लिया। एंटी रेडिएशन मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। सुखोई 30 MKI के साथ एकीकृत की जाएगी, इसको इंटीग्रेशन किया जाएगा। और विशेषताएं इसकी ये है कि नेविगेशन इसमें INS है जो इंडिया का है, पैसिव होमिंग हेड है और शस्त्र वायु रक्षा का दमन सीड भी इसमें है और 250 किलोमीटर तक की रेंज है। 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेना का सहाद्री 4G मोबाइल बेस स्टेशन, एक जो सबसे अभी लेटेस्ट एक डेज के अंदर एक सीरीज इम्पोर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद का, और ये स्वामी विवेकानंद की जो 4 जुलाई को है वो पुण्यतिथि मनाई गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाने के चांसेस 0 है, लेकिन इनके जो काम है ना वो बहुत शानदार है। 1897 में कोलकाता के पास रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि लगभग 10 से 20 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य रहे हैं। 1893 में इनका जो विश्व धर्म संसद में हिंदू दर्शन का जो प्रचार किया था, इन्होंने जो भाषण दिया था वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में वो जन्मे और 1902 में पश्चिम बंगाल की बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। विश्व सहकारिता दिवस 6 जुलाई 2024। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता सभी के लिए भविष्य है, बेहतर भविष्य का एक निर्माण करता है, ये थीम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप की घोषणा की है। तो ये मोहन यादव ने ये लॉन्च किया, ये पोर्टल है लोकपथ मोबाइल ऐप। ये मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ है और सड़क संबंधी समस्याओं को 7 दिन में भीतर सुलझाने का इसका लक्ष्य है, इसलिए इसको ऐप को लॉन्च किया गया है। दूसरा है विशाखापट्टनम पुलिस ने मुखी कार्यक्रम लॉन्च किया है। मुखी कार्यक्रम ये विशाखापट्टनम पुलिस ने लॉन्च किया है, शंकर बर्ग बागची द्वारा आरंभ किया गया है और ये समस्या के समाधान के लिए निवासियों से सीधा संवाद होगा। इसमें विशाखापट्टनम पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, मतलब एक बढ़िया कार्यक्रम है। निवासियों ने खराब रोशनी, बदमाशों, चोरी की शिकायत CCTV लगाने का अनुरोध किया और ये आपस में सीधा संवाद कर सकते हैं। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर अपन देखें तो भारत में जिनोवा में कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता की बैठक की और इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारत सेना का 35,000 AK-203 असोल्ट राइफल सफलतापूर्वक वितरित की। साहित्य और पुरस्कार में देखे जो P गीता है उसको नारीवादी साहित्य अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है। कृषि अनुसंधान त्रिशूर के कलिंगन प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 मिला है। किसको? त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगल को। मसूद पेजेशियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कोलकाता, कोझार, जमशेदपुर, शिलांग में 133वें डूरंड कप की मेजबानी हुई है। अभी NCPCR ने झारखंड में अब्र खदान जो है वहां पर बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। वहां पर जो बाल श्रमिक काम करते थे उनसे उनको मुक्त घोषित कर दिया है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और 5 जुलाई 2024 को झारखंड के कोडरमा के अब्र खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में झारखंड का कोडरमा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये लेबर मुक्त की भी आ सकता है। 14 वर्ष से कम बच्चों को वहां पर बाल श्रमिक कहा जाता है और उनको काम लगा रखा था, वहां से फ्री कर दिया है अभी धीरे धीरे। एक नई न्यूज है कि भारत की जो केंद्र सरकार है उसने ऐसे बोला है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको राइट टू रिपेयर में डाला जाए। पोर्टल एक भारत की केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को सारों को एकीकृत राइट टू रिपेयर पोर्टल में शामिल होने के लिए कहा कि आप इसमें शामिल हो। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था और राइट टू रिपेयर में डालने का जो मुख्य उद्देश्य है
वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट टू रिपेयर इंडिया, ये पोर्टल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं को मरम्मत संबंधी जानकारी प्रदान करना और ई कचरे को कम से कम करना, राइट टू रिपेयर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो घटना हुई थी भयंकर, बगदड़ में 121 लोग मर गए थे, तो ब्रजेश श्रीवास्तव जो पूर्व जज है उनको हाथरस बगदड़ की जांच सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में मरने वालों के लिए 3 सदस्यीय जांच, इनके अध्यक्ष श्री ब्रजेश श्रीवास्तव पूर्व जज है। वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी का कोर इतना धीमा हो गया है कि अब वह उल्टी दिशा में घूम रहा है। पृथ्वी कोर की बात हो रही है। पृथ्वी का केंद्र 5150 किलोमीटर गहरा है और लोहे और निकल की ठोस धातु की गेंद जैसा लगता है। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 20% ये कोर है और तापमान इसका है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टेम्परेचर का मुख्य कारण है रेडियो एक्टिव और निर्माण से अवशिष्ट उष्मा और बाहर कोर का दबाव जो है जमना। आसपास की परतें जो है बाहरी कोर पिघली हुई धातु है, मेटल जो है वो पिघली हुई चट्टान है, सीमा है लेमेन जो भूकंपीय ऐसे संतप्त है वो है। आरबीआई ने तीसरे पक्ष के ऐप्स के माध्यम से सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतानों को भारत बिल भुगतान प्रणाली बीपीएस के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया है कि अभी भारत बिल पे से ही क्रेडिट कार्ड का भुगतान होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। आरबीआई द्वारा बनाई गई है और इसका संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है और बीपीपीएस कई भुगतान का मोड का समर्थन करता है। तो अभी आरबीआई ने ये फिक्स कर दिया है कि ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल है अब भारत बिल पे से ही होगा, बाकी ऐप से नहीं होगा, थर्ड पार्टी ऐप से नहीं होगा। भारत की डिजिटल निधि क्या है और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार का एक नया प्रयास चल रहा है। नाम है डिजिटल भारत निधि। प्रतिस्थापना जो है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, नाम है यूएसओएफ। और इसको फंड कौन कर रहा है? दूरसंचार ऑपरेटरों के समायोजित संकल्प राजस्व एजीआर 5% ले। इसका उद्देश्य है डिजिटल भारत निधि का कि ग्रामीण और दूर दराज में कम सेवा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना, इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर सुधार किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य है डीबीएन का डिजिटल भारत निधि। विनेश फोगाट का ये क्वेश्चन एग्जाम में, विनेश फोगाट ने स्पेन में ग्रैंड पिक्स में महिलाओं में 50 किलो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। ये क्वेश्चन देखो आए या नहीं आए। फाइनल मैच 10-5 से जीता और गोल्ड जीता स्पेन ग्रैंड पिक्स के अंदर, मान ली बात। लेकिन पेरिस ओलंपिक अभी हुए थे, उसके अंदर 2024 के अंदर क्यूबा की गुजमान लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गई विनेश फोगाट। और फाइनल में विनेश फोगाट के पहुंचने के बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से। कितना वजन? 100 ग्राम। और पेरिस के अंदर इन्होंने हराया किसको? एग्जाम में ये आ सकता है, सेमीफाइनल जो था उसके अंदर, सेमीफाइनल में इन्होंने किसको हराया? क्यूबा की गुजमान, ये थी क्यूबा की, उसको हराया। और दूसरी बात यह है कि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में 5-0 से दर्ज तो कर ली, लेकिन उसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिलने बंद नहीं हो रहे हैं। रूस का सर्वोच्च सम्मान जो नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एज द पोस्टल सम्मानित किया गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। HCL टेक की रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। HCL टेक की रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। महंगाई के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक सबसे महंगे। मुंबई भारत में सबसे महंगा शहर है मसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऊर्जा के अंदर अगर बात करें तो गुजरात में 400 मेगावाट और 77 ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एडीबी और एनजाई समूह ने, जो अडानी वाला समूह है, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान और ये एनजाई अडानी समूह है, हालांकि नहीं है, वो एंजेल समूह है जो स्थापित करता है कि कोई कंपनी है जिसने एडीबी और एनजाई ने दोनों में एक समझौते के हस्ताक्षर किए 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए। एंजेल का नाम मैं इसलिए ले रहा था कि अडानी की जो सौर ऊर्जा एनर्जी के है उसने जैसलमेर में भी एक बहुत बड़ा प्लांट स्थापित किया है। विज्ञान के अंदर अगर प्रौद्योगिकी के अंदर बात करें तो पर्यावरण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता GCPRS पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन दिल्ली में हुआ। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीत लिया।
प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय क्षय रोग जो टीबी है उसके उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इनको प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने सेट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष में महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो खेल के अंदर जो भारतीय खिलाड़ियों ने सेट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जो सेट डेनिस की जो रीयूनियन ओपन बैडमिंटनशिप है पुरुष महिला एकल खिताब जीत गए हैं भारतीय बैडमिंटन वाले खिलाड़ी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में प्रसिद्ध रूसी लेखक एंटोन चेखव द सीगल नाटक का हिंदी अनुवाद का पूरा प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर प्रसिद्ध रूसी लेखक नाम है एंटोन चेखव और उस एंटोन चेखव का नाटक का नाम है द सीगल। रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने GRSE गेन 2024 का नवाचार पोषण योजना का शुभारंभ किया। इसके अंदर होगा ये कि जो CPR के अंदर जो चुनौतियां आती है जो उनको टेक्निकल समाधान मिल जाएगा। MSME और स्टार्टअप के माध्यम से CPR के अंदर जो चुनौतियां आती है उन टेक्निकल समाधान मिल जाएगा। दूसरा ये न्यूज है कि टाटा एसेट मैनेजमेंट ने भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 8 जुलाई 2024 को भारत का पहला पर्यटन सूचकांक फंड टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करता है। NFO के दौरान न्यूनतम 5,000 के निवेश के साथ सार्वजनिक सदस्यता के लिए खोला गया ये। होटल और रिजॉर्ट 32%, एयरलाइंस 19%, रेस्टोरेंट 19% जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य ये है कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराना है। 17 स्टॉक इसमें शामिल है। राज्य में 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य किए जाएंगे और सड़क सुरक्षा योजना लाने वाला ये पहला राज्य बनेगा। एक्सीडेंटल केस को कम करने के लिए 3 चरण होंगे, 25, 27, 27 से 30 और 2030 से 31। 2030 तक सड़क मौतों में 50% कम करने का इसका योजना का इरादा है। विश्व जनसंख्या दिवस अभी मनाया गया 11 जुलाई को और सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। WPD की जो थीम है वो है किसी को पीछे नहीं छोड़े, सबकी गणना करें। ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या 2011 में 7 अरब, 2022 में 8 अरब को पार किया। भारत पहला देश है, चीन दूसरा देश है सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंदर। उत्तर प्रदेश के 35 सीमावर्ती जिलों में मित्र वन योजना शुरू की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ये योजना पड़ोसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल सीमा पर 35 जिलों मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण अभियान करना। प्रत्येक जिले में मित्र वन और साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे वन भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत कार्यान्वयन का नेतृत्व किया है। 20 जुलाई से 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किया है और इसमें वृक्ष प्रजातियों के चयन और वृक्षारोपण प्रयासों में पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और नेपाल को भी शामिल किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों में मित्र वन योजना शुरू की जाएगी 20 जुलाई से। रोशनी नादर मल्होत्रा है, उसको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, सेविलियर डेला लेगियन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और आगे है गौतम गंभीर को BCCI पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया है और साथ में जो चेयरमैन है जय शाह, जो सचिव थे उनको चेयरमैन बना दिया है ICC का। ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह। ICC के चेयरमैन बने, पहले ये सचिव थे BCCI के, और गौतम गंभीर को BCCI द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया है। PT उषा को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में PV सिंधु को भारत का ध्वजावाहक घोषित किया। PT उषा ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में PV सिंधु को भारत का ध्वजावाहक घोषित किया। गौतम अडानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के लिए प्रायोजक की घोषणा की। अभी एक न्यूज के अंदर है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें अनियमितता और अवैध शिकार की सूचनाएं मिली थी, उसकी जांच शुरू हो गई। भारत सरकार और खालिस्तान समर्थक समूह है सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध को 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिव्यांग शक्तियों के सशक्तिकरण विभाग DIPWD दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एनेबल मी एसोसिएशन और भारत सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड में बदलाव किए जा रहे हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने के लिए मानदंड थे कि प्राचीन होना चाहिए 1500 2000। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तमिल के अंदर टोटल 6 है।
तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़ीसा 2014। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। यूनेस्को ने मोरक्को में 36वें सत्र के दौरान 11 नए बायो रिजर्व को नामित किया, बायोस्फीयर को नामित किया। 11 नए जैव संरक्षण अभियंत्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से बेल्जियम और गाम्बिया में पहली बार ये शामिल हुआ है। बेल्जियम और गाम्बिया पहली बार शामिल हुए हैं। और जो नए जैव संरक्षण क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल किए गए? 11। कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, स्लोवानिया, स्पेन भी शामिल है। यूनेस्को के मानव और जैव धरोहर कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 36वें सत्र में इन निर्णयों को लिया गया। धोलावीरा गुजरात को भी यूनेस्को में पीछे शामिल किया गया था, वो भी न्यूज़ में था। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर योजना शुरू की है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर योजना और उत्तर प्रदेश के निवासियों को छत पर सोलर ऊर्जा का समाधान प्राप्त करने के लिए वाराणसी में शुरू किया। 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर प्रदान की जा रही है। उस दक्षता के लिए द्विमुखी मॉड्यूल के साथ अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। 3 किलोवाट की छत की प्रणाली पर बिजली के बिलों में 27,000 रुपये प्रति वर्ष बचत होती है। 12 यूनिट प्रतिदिन उत्पन्न करती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, घर घर सोलर योजना टाटा पावर के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। नासा एक्सियोम 4 के तहत 2 इसरो गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगा। वह ये है कि जो इसरो है उसने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 यूएसए के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मिशन में चुने गए हैं। मिशन योजना 2024 से पहले शुरू होने की है, इसलिए वो दोनों जो है वो भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS जाएंगे और नासा और एक्सियोम कंपनी के साझेदारी के तहत आयोजित होगा। और अमेरिका के बयान के अनुसार नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ISS के लिए उन्नत प्रशिक्षण देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन का डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान चालू हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और साइबर पीस द्वारा डिजिटल शक्ति चरण 5.0 जुलाई के अंदर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में ये आयोजित हुआ। जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच में एक MOU हुआ है। भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों के लिए MOU हुआ है। इसमें मुख्य चीजें क्या है कि पारस्परिक मान्यता के लिए MRA 8 जुलाई 2024 को हुआ। यह पहला द्विपक्षीय बायलैटरल समझौता है जो जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों को ताइवान में इंडिया ऑर्गेनिक लोगों के साथ बेचा जा सकता है। कृषि और खाद्य व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा यह समझौता। कर्नाटक गिग वर्कर्स बिल पेश करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। पिछली साल गलत गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस करके पहला राज्य राजस्थान बन गया था, दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया। कर्नाटक का गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस गिग वर्कर्स बिल। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक का मसौदा जारी किया है, जिससे यह कदम उठाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करना है। मसौदे में गिग वर्कर ऐसा व्यक्ति जो कि सेवा पर प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम प्राप्त करता है और उनको गिग वर्कर्स कहा गया है। इस विधेयक में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए श्रमिक को 2 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र लाने, प्लेटफॉर्म द्वारा स्वचालित निगरानी और निर्णय के लिए अधिक जोखिम का प्रयास किया गया है। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा कल्याण को भी स्थापित करना है और जो प्लेटफॉर्म आधारित जितने भी वर्कर होते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, उनके लिए ये बिल लाया गया है। राजस्थान पहला था और कर्नाटक ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। अभी द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट की 2024 की ट्रॉफी का उद्घाटन किया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना को दिया है। रोबिना फ्रांसिस और स्वरूप अमलार को पेरिस में पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल मिल गया है और अभी पैरालंपिक चल रहे हैं। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बंगाल की खाड़ी को बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की पहल के लिए बिम्स्टेक का दूसरा सम्मेलन दिल्ली में शुरू हो गया है। भारत और खादी सहयोग परिषद JCC ने दुबई में खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण के लिए सम्मेलन आयोजित किया। अर्थव्यवस्था और विकास 16वें वित्त आयोग में 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का गठन होने वाला है। वन इंडिया वन टिकट की पहल की शुरुआत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में की गई। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने GRSC त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की है। IMB लक्ष्य 2024 की मेजबानी की है, जो कि रक्षा और उद्योग संबंधों को बढ़ावा देगा। डॉक्टर समीर कामत ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टैंक को 2027 में सम्मिलन होने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर समीर कामत ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टैंक 2027 तक स्वदेशी रूप से विकसित टैंक शामिल हो जाएगा सेना के।
भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी के अनुकूलित प्रकाश की प्रणाली EOS के लिए एक इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग बनाने के लिए एक ओपन सोर्स टूल विकसित किया है। एक्चुअली क्या है, 30 मीटर टेलीस्कोप का मतलब क्या है टीएमटी का? 30 मीटर के प्राप्त दर्पण व्यास वाली गोल गोल अगली पीढ़ी की खगोलीय वेधशाला है ये। और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल है इसको बनाने को लेकर। डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र द्वारा विकास के लिए 7 प्रौद्योगिकियों को मंजूरी दी है। प्रौद्योगिकी विकास निधि जो है TDF मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है कि MSME 20 में आए। भारतीय सैन्य और रक्षा उत्पादकों की जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने इसको क्रियान्वित किया है। सार्वजनिक निजी जो उद्योग है, विशेष रूप से जो MSME है, जिसमें स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन ये करेगी। 50 करोड़ तक की परियोजनाओं की लागत पर विचार किया जाता है। कुल परियोजनाओं की लागत का 90% तक वित्त पोषण इनको मिलता है। शिक्षाविदों के साथ यह सहयोग की अनुमति है। अधिकतम 40% परियोजना की लागत का माइलस्टोन आधारित वित्त पोषण है। अग्रिम या प्रतिपूर्ति अधिकतम परियोजना ये 4 वर्ष की। पात्रता ये कि भारत की पंजीकृत कंपनियां होनी चाहिए, MSME स्टार्टअप होने चाहिए, भारतीय नागरिकों द्वारा भविष्य संख्यक स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए, 49% से अधिक विदेश निवेश वाली कोई इकाई नहीं होनी चाहिए, स्टार्टअप को DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और नवजात स्टार्टअप 3 साल से कम पुराने हैं। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त इंक्यूबेशन की आवश्यकता भी होती है। और स्टार्टअप को एक ही तकनीक के लिए समान सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता। स्टार्टअप का स्वामित्व और नियंत्रण एक निवासी भारतीय नागरिक न्यूनतम 51% शेयरधारिता का पास होना चाहिए। जो एम डेविस प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है WHO ने, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नाम है एम डेविस। काम इसका ये कि चिकित्सा उपकरण की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए दुनिया का पहला वेबसाइट, पहला पोर्टल होगा। मेन मुख्य काम ये है कि कोई भी अगर हॉस्पिटल या कुछ उपकरणों को चयन करना हो, खरीदने हो, तो उपयोग के निर्णय लेने में मतलब ये लोगों की मदद करता है। और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के माध्यम से चिकित्सा उपकरण नामकरण को सरल बनाने का लक्ष्य इसका मुख्य है। यूरोपीय चिकित्सा उपकरण नामकरण है EMDN और वैश्विक चिकित्सा उपकरण का नामकरण है GMDN ग्लोबल। फायदा इससे ये होगा कि उपकरणों को आसानी या पंजीकरण, खरीद और ट्रैकिंग की जा सकेगी। भारत के दक्षिण पश्चिम तट के ऊपर एक डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है और जिनके जीन्स जो है वो स्क्वेल जीन्स से संबंधित है, स्केवेलस जीन्स से, जिसे स्पर डॉग भी कहा जा रहा है। चिकनी पृष्ठ और लिवर ऑयल इसमें ज्यादा पाया जाता है, शरीर पे धब्बे नहीं होते। और इसका प्रयोग जो है वो सौंदर्य प्रसाधन मतलब क्रीम व्रीम बनाने में, कैंसर रोधी चीजों में और फार्मास्यूटिकल्स दवाई बनाने में किया जा रहा है। लिवर ऑयल इसमें अंदर सबसे ज्यादा है। नाबार्ड ने भी कृषि में नवाचार बढ़ाने के लिए 750 करोड़ रुपए के एग्री शेयर फंड की घोषणा की है। एग्री श्योर फंड स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड है। उद्देश्य इसका यह कि कृषि और संबंध क्षेत्रों में स्टार्टअप और कृषि उद्यमों की सहायता प्रदान करना। डीआरडीओ ने स्वदेशी नाविक चिप विकास के लिए बेंगलुरु की एक फर्म के साथ साझेदारी की है। नाविक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको बोलते हैं IRNS, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS, नाविक जिसको बोलते हैं। और सटीक नेविगेशन के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया है। उपग्रह इसके अंदर कुल 7, 3 भूस्थिर और 4 भूसमकालिक कक्षाओं के अंदर कवरेज पूरे भारत और 1500 किलोमीटर के आगे सटीक स्थिति और समय प्रदान करता है। सेवाएं क्या है इसमें? नागरिक मानक पोजीशनिंग सिस्टम SPS और रक्षा के लिए प्रतिबंधित RSS शामिल है। RS सटीकता भारत के भीतर 10 मीटर से बेहतर, इसके आसपास 20 मीटर। और उपकरणों में के अंदर नाविक एक संगत चिपसेट की आवश्यकता होती है। इंटरऑपरेटेबिलिटी सिग्नल GPS, ग्लोनस, गैलीलियो, बाइडोयू सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो इसने एक फर्म के साथ साझेदारी की है नाविक ने। IRNS भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि पुरस्कार मिला है 2024 का। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है। 11 जुलाई को बिम्स्टेक की विदेशी मंत्रियों की मीटिंग और केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने थाईलैंड भारत का इंटरवॉक लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ द फेथ इन बौद्धिज्म प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संगारेड्डी में मंजीरा वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना का पहला रामसर स्थल बन सकता है।
मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना के मेंढक जिले में स्थित इसे मंजीरा नदी द्वारा निर्मित एक जलाशय शामिल है। ये तेलंगाना के मेंढक जिले में मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सर आपकी स्मार्ट स्पीकर की बैटरी जो है वो कम। तो मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हैं, पर मूल रूप से शुरू में एक मगरमच्छ अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। सबसे पहले जो रामसर स्थल कौन से थे पूरे भारत के अंदर? उड़ीसा के अंदर चिल्का और राजस्थान में केवला राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में रामसर स्थल, राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि है जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है, केवलादेव घाना भरतपुर, एक तो केवलादेव घाना और एक सांबर झील जयपुर, ये 2 ही है। तो ये उड़ीसा के तेलंगाना के मेंढक जिले में है मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। महिला ट्रैप शूटिंग में जूनियर विश्व कप भारत की सबीरा हैरिस ने कांस्य पदक जीता। सबीरा ने फाइनल में 40 में से कुल 40 अंक। स्वर्ण मिला केरी गेरिचन को यूएसए की और रजत मिला सोफिया गोरी इटली की। भाव्या त्रिपाठी 26वें स्थान पर रही, राजकुमारी इंगले 33वें स्थान पर रही। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने केपी शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने केपी शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने केपी शर्मा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और जून 2020 में हस्तांतरित पारस्परिक रसद सहायता समझौते MLSA का उद्देश्य रक्षा सहयोग को पूरा करना है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर-दिसंबर में 2023 में पर्थ में ऑस्ट्राहिंद 2023 सैन्य अभ्यास किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्राहिंद 2023, ऑस्ट्रेलिया और भारत। निर्मा विश्वविद्यालय जो गुजरात का है, प्रौद्योगिकी संस्थान में DB रोबकॉन इंडिया 2024 रोबोटिक्स प्रतियोगिता जीत ली। नीति आयोग ने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के तेजी से लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज योजना शुरू की है। हुआ क्या है, नीति आयोग जो है, जिसने प्लानिंग कमीशन ने की जगह जो कमीशन है, भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट योजना चैलेंज लॉन्च किया है कि जो जितने भी ट्रक है जो पोल्यूशन नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी वाले, शून्य उत्सर्जन वाले, उनको लाने का उद्देश्य है कि जल्द से जल्द इनको लाया जाए। अभी किसको प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार मिला है? ये तमिलनाडु का सेवानिवृत्त प्रोफेसर है, नाम है चोकलिंगम। भारत ने 20 से 24 दिसंबर 2024 तक गोवा में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहली बार। उत्तराखंड ने 13 जुलाई को देश का पहला रोडोडेंड्रोन पार्क स्थापित किया। शिक्षा के अंदर झारखंड के दिव्यांगों के लिए पूरी भारत का पहला विश्वविद्यालय खुलेगा। झारखंड के दिव्यांगों के लिए पूरी भारत में पहला विश्वविद्यालय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना 56 फसल, अनाज, तिलहन, चारा और गन्ना की 323 किस्में लिस्ट की गई। 289 जलवायु अनुकूल और 27 जैव संवर्धित किस्में भी शामिल है। 5 साल की योजना जिसमें वैज्ञानिक सभी फसलों की किस्मों पर शोध करेंगे। ICR ने 5521 वैज्ञानिकों को लक्ष्य दिया है। एक विज्ञान, एक उत्पाद, एक तकनीक, एक मॉडल, एक अवधारणा पेश करेगा। ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। नियमित टीकाकरण पर नजर रखने के लिए इस अगस्त के अंत तक पूरे भारत में यूविन शुभारंभ होने की संभावना है। यूविन का मतलब क्या है? नियमित टीकाकरण पायलट चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री गर्भवती महिलाओं की UIP 0 से 5 वर्ष के लिए टीकाकरण को ट्रैक करता है, समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करता है और वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करता है। और विशेषताएं क्या है? डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, टीकाकरण जानकारी, गर्भावस्था, नवजात शिशु टीकाकरण के लिए एकल स्रोत, नागरिक एवं स्वयं पंजीकरण, अपॉइंटमेंट शेड्यूल और SMS रिमाइंडर और ABHA आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाता है और फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सहायता में समर्थन करता है, रिकॉर्ड रखने का समर्थन करता है। भारत सितंबर में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ICAO का मतलब है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी 1947 में स्थापित हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास। क्या क्या मानक निर्धारित करता है? सुरक्षा, दक्षता, पर्यावरण संरक्षण। 193 देश ICAO के माध्यम से सहयोग करते हैं।
विधानसभा सदस्य हर 3 साल में मिलते हैं। परिषद 36 निर्वाचित सदस्य, एरो नेविगेशन कमीशन, तकनीकी मामले, स्थायी समितियां जैसे संयुक्त समर्थन वित्त और सचिवालय का नेतृत्व है महासचिव करता है, जो 3 साल के लिए कार्यकाल करते हैं। नीति आयोग ने जारी की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, कुल स्कोर 71, शीर्ष राज्य उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पिछले राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। लक्ष्य है 13, लक्ष्य 1, गरीबी उन्मूलन से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अग्रणी क्षेत्र इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है वह चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी। पिछड़े केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और लक्षद्वीप। अग्रणी श्रेणी के अंदर 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 से 99 स्कोर किया। और 9 प्रवेशक है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा दिया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा दिया है। 16वीं बार कोपा का खिताब जीत लिया है अमेरिका ने। कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है किसने? अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका 2024 जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया और लोटारो मार्टिनेज ने 112 मिनट में निर्णायक गोल किया। कार्लोस अल्कराज, बारबोरा क्रेजिकोवा 2024 विंबलडन टेनिस खिताब जीता। पुरुष एकल की बात कर रहे हैं अपन। कार्लोस अल्कराज स्पेन में और उपविजेता रहा नोवाक जोकोविच। तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन टेनिस जीता। महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की है, महिला एकल में तो इन्होंने जीता है। विंबलडन की बात कर रहे हैं अपन। विंबलडन के अंदर पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला के अंदर क्रेजिकोवा। विक्रम मिश्री को 15 जुलाई को मोहन क्वात्रा की जगह विदेश सचिव नियुक्त किया है। विक्रम मिश्री को कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल 2024 में साधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड वन विभाग ने देहरादून में जोली ग्रेंट नेचर एजुकेशन सेंटर में राजस्थान की पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया। राज्य की पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के वन विभाग ने। कहां पर? देहरादून में। नाम क्या है? जोली ग्रांट नेचर एजुकेशन। स्पेन में 14 जुलाई को चौथी बार UEFA यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती फुटबॉल स्पेन ने। विश्व युवा कौशल जिसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया, हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। IMF ने 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 20 अंक बढ़ाकर 7% कर दिया। इसका मतलब IMF मानती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की जो भारत के आर्थिक विकास की पूर्वानुमान की जो दर है उसको भी 20 अंक बढ़ाकर 7% कर दिया। पहले 6% कुछ थी। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीशोर योजना की घोषणा की। क्या है ये एग्रीशोर फंड? कृषि में कोई नवाचार और स्थिरता को बढ़ा देने का लक्ष्य है और 50 करोड़ का फंड है। इसके उद्यमों के लिए, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए इक्विटी, ऋण सहायता, IT समाधान, FO पर ध्यान केंद्रित करता है। सस्ती स्मार्ट कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्योजी प्रथाओं पर केंद्रित करता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। मुंबई में मुख्यालय। पीएम ने INS टावर्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत के विकास में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला और INS टावर्स का उद्घाटन किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। हमारा संविधान और हमारा सम्मान, ये अभियान है। संविधान और कानूनी कार्यक्रम में जागरूकता बढ़ाना, भाग दिशा पहल DG कानून और न्याय मंत्रालय। दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम ये प्रयागराज यूपी में होगा। सम्मोत्सव भारतीय संविधान के 75 वर्ष का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और कानूनी जानकारी के लिए हमारा संवाद हमारा सम्मान पोर्टल का उद्घाटन भी किया जाएगा। और इसके जो अभियान के जो मुख्य उद्देश्य है, उप अभियान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प, विधि जागृति अभियान। कहने का मतलब है कि माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में 24 से 23 अप्रैल तक विजेताओं को पुरस्कृत करना होगा। पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम बीकानेर राजस्थान के अंदर 9 मार्च 2024 को क्षेत्रीय कार्यक्रम भी राजस्थान में भी होगा। प्रोग्राम का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX किया। अमेरिका और भारत की साझेदारी का अभ्यास है ये। साझेदारी का अभ्यास है, दोनों का बायलैटरल है ये। 12 जुलाई 2024 को अरब सागर स्थान में प्रतिभागी कौन कौन थे? भारतीय नौसेना,
आईएनएस आदित्य, आईएनएस विकास विशाखापट्टनम, और अमेरिका की जो नौसेना थी यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस डेनियल इनियो। भारत के अन्य अभ्यास कौन कौन से जो एग्जाम पूछ जाते हैं? युद्ध अभ्यास सेना, कोप इंडिया वायुसेना, वज्र प्रयाग विशेष बल, मालाबार रेड फ्लैग रिम्पैक, ये बहुपक्षीय मतलब ये मल्टीलेटरल अभ्यास है। चीन का एपिस्टार 6E सेवा में प्रथम पूर्ण विद्युत दूरसंचार उपग्रह बनकर मील का पत्थर स्थापित कर चुका है। चीन का एपिस्टार 6E सेवा में प्रथम पूर्ण विद्युत दूरसंचार उपग्रह बनकर चीन का पहला ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन संचार उपग्रह, सारा इलेक्ट्रिक है इसके अंदर और कोई फ्यूल यूज नहीं किया हुआ है। नाम है इसका एपिस्टार 6E, 2023 में लॉन्च किया गया था। वो दूसरी कक्षा में संचालित होता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का उपयोग करके स्वायत्त रूप से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होने वाला पहला दूरसंचार उपग्रह बन गया। 15 वर्षों से डिजाइन किया गया, उच्च क्षमता वाले ब्रॉडबैंड के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में सेवा करता है। 30 Gbps संचार थ्रूपुट के लिए 25 Ku बैंड और 3 Ka बैंड के ट्रांसपोर्टर ले जाता है। तो ये एपिस्टार 6E सैटेलाइट चीन का ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन संचार उपग्रह और दक्षिण पूर्व एशिया की सेवा करता है। कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल का लॉन्च किया। ये SIDH पोर्टल क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सभी सरकारी कौशल विकास योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लाभार्थियों के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य है। कौशल भारत डिजिटल इंडिया शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया 13 सितंबर 2023 को, और कौशल विकास शिक्षा रोजगार उद्यमिता के लिए व्यापक मंच है। अतिरिक्त जानकारी सफल सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी जागरूकता का महत्व है, और ये SIDH पोर्टल है कौशल विकास और उद्यमिता। सभी सरकारी कौशल योजनाओं के बारे में जानकारी, सिर्फ और सिर्फ स्किल के बारे में जितनी भी जानकारी दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, वो सारी जानकारी किस पोर्टल पर है? SIDH पोर्टल। भारतीय चैंपियन ने पाकिस्तान चैंपियन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, ये जो जितने भी क्रिकेटर जो रिटायर हो गए उनके बारे में। विजेता भारतीय चैंपियन फाइनल में पाकिस्तान चैंपियन को 5 विकेट से हराया। प्रारूप टूर्नामेंट 3 से 13 जुलाई तक चला। बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया। मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से थे? युवराज सिंह कप्तान थे, अंबाती रायडू, यूसुफ पठान, अनुरोध सिंह सबसे अधिक विकेट लेने वाले पाकिस्तान के थे, शोएब मलिक सबसे अधिक रन करने वाले, और अन्य भाग लेने वाले टीमें थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, और इसके अंदर भारत जीता है। बर्मिंघम यूके में आयोजित हुई। पाकिस्तान ने फाइनल भी साथ में खेला, लेकिन पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया 5 विकेट से। युवराज सिंह कैप्टन थे। डॉक्टर R. बालासुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, R. बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए और ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर R. बाला सुब्रमण्यम, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पुरातत्व विरासत में SI ने बहुशाला परिसर में एक मौजूदा संरचना में अवशेषों का पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया। बहुशाला परिसर में मौजूदा संरचना के अवशेषों का, जितने भी टूटे हुए अवशेष है उनसे जोड़कर एक पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया। केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की तैयारी को चिन्हित करते हुए पारंपरिक हलवा में भाग लिया, और फिर बाद में बजट को जो बजट है वो पेश हुआ। विश्व स्तर पर गंभीर अपराधों से निपटने के लिए 17 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। सौर्य बाबा ने ह्यूस्टन USA में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सौर्य बाबा ने रैंकिंग में SBI ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि जमा योजना की शुरुआत की। मनोज सैनी को महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण महारेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा की योजना की शुरुआत की। केंद्र और UGC ने मिलकर 22,000 पुस्तकें पब्लिकेशन करने के लिए अस्मिता योजना के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये अस्मिता प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लगभग 22,000 पुस्तकें, उसके लिए एक SOP तैयार किया जाएगा कि लेखक चयन कैसे होगा, उसको क्या सब्जेक्ट मिलेगा, कैसे उसका संपादन होगा। इसके लिए 13 नोडल विश्वविद्यालय और सदस्य विश्वविद्यालय शामिल है। लक्ष्य ये है कि जो भारतीय भाषा है उनको बढ़ावा देना और सीखने का समावेशी विकास करना। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट 5 सालों का ये UGC और भारतीय भाषाओं की समिति द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। और एक अन्य पहल है कि बहुभाषा शब्दकोश बनाया जाएगा, केंद्रीकृत शब्दकोश CIIL और भारतीय भाषा द्वारा, और नए युग के क्षेत्र जैसे IT, उद्योग, अनुसंधान, शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए बढ़ावा देने का मुख्य लक्ष्य है। अस्मिता योजना 2200 भाषाओं का पब्लिकेशन करने के लिए एक योजना बनाई है सेंटर और केंद्र और UGC ने।
केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन के जो स्टेट्स वगैरह केंद्र वगैरह मिलकर जितनी भी योजनाएं हैं उनका रिव्यू करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। नीति आयोग का पुनर्गठन 16 जुलाई को केंद्र द्वारा योजनाओं का पुनर्गठन केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ मंत्री भी इसमें शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा मतलब जो पीएम होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सुमन बेरी उपाध्यक्ष होंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पीएम मोदी अध्यक्ष और सुमन बेरी उपाध्यक्ष। नए सदस्य कौन है? पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रेमचंद, रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद विद्मानी। विशेष आमंत्रित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य लोग भी शामिल हैं विशेष आमंत्रण के लिए। इससे पहले नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह ली थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पहले ये योजना आयोग था, इसके बाद में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बन गया। और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का लक्ष्य इसका मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य। भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 15 वर्षीय रोड मैप, वो 5 वर्षीय योजना थी, वो भी बंद हो गया। 7 वर्षीय विजन, अमृत डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन और स्वास्थ्य सेवा और कृषि सुधार भी इसमें शामिल है। ये इसकी प्रमुख उद्देश्य। मेन उद्देश्य क्या है? नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 15 वर्ष का रोड मैप, 7 वर्ष का विजन, अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन और स्वास्थ्य सेवा और कृषि सुधार भी इसमें शामिल है। ऐसे सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भोजशाला परिवार मौजूद जो संरचना है वो मंदिर के अवशेषों से बनी है। ये कहाँ पर है? भोजशाला परिसर है, स्थान है ये धार जिला मध्य प्रदेश के अंदर। जो राजा भोज थे परमार वंश के 1034 में उन्होंने बनाया था। मूल रूप से ये क्या चीज थी? एक विश्वविद्यालय था जिसे नालंदा की तरह संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान और योग और दर्शन के लिए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 1514 में महमूद शाह खिलजी ने आक्रमण किया और कमाल मकबरा बना दिया, जो कि विवादित है। अभी कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई, कोर्ट इसको डिसाइड करेगा, लेकिन ये सही बोल दिया कि मंदिर से ही बना है, क्योंकि इसमें चीजें जो मिली है, विष्णु पर प्राकृत भजन मिले, स्तंभों पर संस्कृत व्याकरण की शिक्षा मिली, राष्ट्रीय स्मारक का महत्व 1951 में इसको घोषित कर दिया गया था। ये सही द्वारा इसको 1958 के बाद सुरक्षित कर दिया गया था। तो ये वैसे ही कोर्ट अब आगे संज्ञान लेगा और इसको भोजशाला घोषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 34 जजों की संख्या वह पूरी हुई है। ये बड़ी खबर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 34 जजों की संख्या पूरी हुई। दिनांक 18 जुलाई को भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस कोटेश्वर सिंह, जस्टिस R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में जज की शपथ दिलाई। संख्या इसे सुप्रीम कोर्ट में अब 34 जज हैं। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह मणिपाल के पहले न्यायाधीश है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मणिपुर से पहले न्यायाधीश है, मणिपुर से ये न्यायाधीश जम्मू कश्मीर लद्दाख में चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य किया है। जस्टिस R महादेवन मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया और 2013 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया था। प्रमुख अधिवक्ता और चीफ जस्टिस को जस्टिस सिंह को 2008 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था और 2018 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जस्टिस सिंह जो है 2008 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था और 2018 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया था। श्रेया गुप्ता न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च में राष्ट्रमंडल जूनियर और कैंडेट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की बहुत बढ़िया तलवारबाज सोडा निकोल को 15-3 से हरा दिया। सेमीफाइनल में सिंगापुर की जूलियट मीट को 15-11 से हरा दिया। इसका मतलब श्रेया गुप्ता ने न्यूजीलैंड को क्राइस्ट चर्च में राष्ट्रमंडल जूनियर और कैंडेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। इधर देख रहे हैं आप दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक्स है। दीपा मलिक को एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वे भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी है। दीपा की नियुक्ति से कार्यकारी बोर्ड में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5 हो गई है। वे पैरा ओलंपिक साउथ एशिया देशों का प्रतिनिधित्व करेगी। अभी पैरा ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वो है देवेंद्र झांझरिया। इससे पहले थे पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का शुभ उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र विदेश के अंदर पहला मॉरिशस में। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर
मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र उद्घाटित किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। एस जयशंकर ने इस केंद्र के माध्यम से भारत में निर्मित सस्ती दवाओं की आपूर्ति की घोषणा की। भारत में मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के लिए घोषणा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की आर्थिक सहायता से बनी मेडिक्लिनिक योजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिससे 16,000 लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ है? वह है मॉरिशस के अंदर। किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री साथ में थे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे। यशस्वी जायसवाल रोजगार अवार्ड भी सिर्फ 10 में शामिल रहे। और आईसीसी ने एसोसिएशन क्रिकेट में विकास के लिए 6 देशों को पुरस्कृत किया और अभी आईसीसी के नए चेयरमैन भी बन गए हैं जय शाह। वर्ल्ड क्लास एटलस गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आएगा तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है SECL। वर्ल्ड क्लास गेवरा और कुसमुंडा कोयला योजना SECL छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर दूसरी और चौथी सबसे बड़ी खदानों के रूप में सूचीबद्ध किया है। एडीबी ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। शासन व्यवस्था के गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्थानीय शासन के ऑडिट के लिए राजकोट में ICL का उद्घाटन किया। अमित शाह ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग अगर हो रहा है कहीं पर तो मानस एक हेल्पलाइन शुरू की 1933। शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में पुस्तकों का उद्घाटन किया। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप डेवी रिच की खोज। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज हुई है, उसका नाम है डेवी रिच। अपन देख रहे हैं जुलाई 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 30 जून 2024 को सुजाता सैनिक IAS महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कि 1987 बैच की IAS अधिकारी है सुजाता सैनिक, जो महाराष्ट्र के 64 साल के इतिहास में इस शीर्ष पद पर आने वाली पहली महिला है। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव बनी है। देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए अपराधी कानून लागू हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हुए और इनको क्या बोलेंगे अपन? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS यह दंड प्रक्रिया 73 CRPC का स्थान लेगा। पुराने कानून 484 धाराएं थी, नए कानून में 531 धाराएं रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 177 धाराओं को बदला गया है, 9 नई धाराएं भी जोड़ी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS यह 1973 CRPC की जगह लेगा। 484 थी, अभी 531 हो गई है। 177 धाराओं को बदला गया है, 9 नई जोड़ी गई है। BNS भारतीय न्याय संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता BANS और दूसरा है BNS। यह भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। पुराने कानून में 511, नए कानून में 358 और 20 नए अपराध जोड़े गए। 23 अपराधों को अनिवार्य न्यूनतम सजा रखी गई है। 6 अपराधों में संवेदक सेवा का दंड रखा गया है। 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। पुराने कानून में 167 धाराएं थी, नए कानून में 170 धाराएं रहेगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया, 2 नई धाराएं जोड़ी गई, 6 को निरस्त कर दिया गया। कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। ये BNSS है। भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA ये लागू है और इनको अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर श्योर बनेगा। IIT गांधीनगर ने प्रोफेसर ने नैनो बबल खोजे। कंप्यूटिंग की रफ्तार है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ये IIT गांधीपुर का काम है, प्रोफेसर नवीन सिसोदिया। इससे स्पीड जो है वो 900 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ेगी। और सबसे बड़ी उपलब्धि है नैनो बबल स्काई मिरियंस है, जो मौजूद एकल परत वाली पैरामैग्नेटिक पतली फिल्मों से लगभग 100 मीटर सेकंड की गति से तुलना में 10 गुना ज़्यादा गति से प्रभावित होते हैं।
इसका मतलब जो स्पीड है वो 10 गुना तेजी आ सकती है स्पीड में। जापान ने अपना पहला 3D तकनीक वाला लेस नोट लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री फूमियो ने 10,000 येन के और 5,000 येन और 1,000 येन की नई करेंसी ऐतिहासिक करार दिया। ये 3D होलोग्राम वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। और हाल ही में कनाडा ने पहली बार देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर की जिम्मेदारी एक महिला जेनी को दी है। और मसूद पजेशियन ईरान के पहले राष्ट्रपति बन गए, ये इंपॉर्टेंट है ही। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में बैडमिंटन की स्टार पीवी संधू, पेरिस ओलंपिक में पीवी संधू और टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को भारतीय नेतृत्व किया। और आते टाइम उद्घाटन समापन समारोह में थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश हॉकी। इन लोगों ने समापन समारोह ध्वजावात मनु भाकर शूटिंग और पीआर श्रीजेश हॉकी और पीआर ओलंपिक के जो पेरिस ओलंपिक के अंदर उद्घाटन समारोह में बैडमिंटन स्टार पीवी संधू और टेबल टेनिस स्टार शरत कमल भारतीय दल का नेतृत्व किया। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है और उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। व्लादिमीर पुतिन ने यह सम्मान दिया। भारत और रूस के बीच 9 सूत्रीय योजना की बिंदु बने। 2030 तक $100 अरब का नया व्यापार लक्ष्य। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कुंदनकुलम परमाणु योजना के 3 से 6 इकाइयों पर सहयोग जारी रखने की चर्चा हुई है। ऐसे करके 9 जो सूत्र है योजना बिंदु बनाए गए हैं। हरियाणा देश के पहले एयरपोर्ट की शुरुआत की गई, एयर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री ने 13,000 फीट से छलांग लगाई एयर स्पोर्ट्स। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई ड्राइविंग दिवस पर हरियाणा के नारनौल से उन्होंने स्वयं टेंडम स्काई डाइविंग भी की। टेनिस खिलाड़ी बारबरा क्रोजीवा विंबलडन में महिला सिंगल्स में चैंपियन बनी, ये पन्ने पढ़ लिया। और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के भविष्य निधि में ब्याज की बढ़ोतरी को मंजूर करते हुए वित्तीय वर्ष में 8.25% की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों के अंदर सीआरपीएफ के अंदर 10% रिजर्वेशन लागू होगा। और स्पेन के खिलाड़ी अल्काराज ने दूसरी बार जो विंबलडन का टेनिस ये भी पढ़ने पढ़ लिया, जो ग्रैंड स्लैम है वो जीत लिया दूसरी बार विंबलडन का। वर्ष 2025 में पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ई स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की नियमित रूप से जारी करने का करार किया गया है। सऊदी अरब में 2025 में होने वाले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अगले 12 साल का ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम की मेजबानी को लेकर सऊदी अरब से समझौता किया है। स्पेन 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकास दर का अनुमान बढ़ाया और अपनी विकास दर को अभी भारत की विकास दर को 7% कर दिया है, 0.20% बढ़ाकर। महाराष्ट्र में लाड़का भाऊ योजना शुरू हुई है। 6 से 10,000 रुपये स्टाइफंड मिलेगा। लाडली बहन योजना के बाद लाड़का भाऊ योजना, इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिमाह और डिप्लोमा को 8,000 प्रतिमाह और ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइफंड मिलेगा। और राज्य की महिलाओं को 18,000 रुपये दिए जाएंगे लाडली बहन योजना के तहत। इससे बेरोजगारी खत्म होगी। 17 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने कहा कि 1 साल के लिए किसी भी कंपनी में वो जो इंटर्नशिप करेंगे और उन्हें काम का अनुभव मिलेगा और उनके आधार पर उनको नौकरी मिलेगी। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ टेंटो वैज्ञानिक ने चांद पर 328 फीट गहरी गुफा की खोज की, एस्ट्रोनॉट ठहर सकेंगे। इटली की एक यूनिवर्सिटी है ऑफ टेंटो ने चांद पर 328 फीट गहरी गुफा की खोज की, एस्ट्रोनॉट ठहर सकेंगे। इटली की यूनिवर्सिटी है ये, ट्रेंटो के वैज्ञानिकों ने चांद पर एक गुफा की खोज की। इसमें यह उस स्थान के कुछ दूर है जहां 55 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडिलेड उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जहां उतरे थे वहां के पास में ही। हरियाणा की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण प्रावधान, और ऐसे करके राजस्थान में भी ये लागू हुआ है। भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी सूर्य बाबा वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। हाल ही में स्पेन में मोनोलो मार्केज पिचपन ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत के डॉक्टर श्रुति हेगड़े ने मिस यूनिवर्सल पेटेंट का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया और पहली बार 4थी रैंकिंग मिल गई। गणित ओलंपियाड के अंदर 4 स्वर्ण 1 रजत। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भारतीय विमान प्राधिकरण ने एक त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है जो 1000 करोड़ का बनेगा। किसके बीच में? भारतीय विमान प्राधिकरण, नगरीय विकास प्राधिकरण, उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है 1000 करोड़ का। और गोल्ड मेडल आदित्य मनुगरी ग्रेड 11 और आनंद भादुड़ी
कनव तलवार और रोसरी माथुर, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये बात कर रहे थे गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 4 स्वर्ण मिले। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है निजी कारणों से, और इनके बाद में उनका कार्यकाल मई 2029 में पूरा होना था। और नए जो चेयरपर्सन है वो बन गए हैं प्रीति सुदन, और मनोज सोनी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने एयर बिंदिक प्रमोदक प्रणाली का सफल परीक्षण किया। रॉकेट वायुमंडल में स्वतः ऑक्सीजन ले सकेगा। ऐसा सिस्टम बनाया है कि रॉकेट है वो वायुमंडल से स्वतः ऑक्सीजन ले पाएगा। एयर ब्रीदिंग प्रणोदक प्रणाली, ये है क्या पूरा, हाल ही में इसरो ने एयर ब्रीदिंग प्रणोदक प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इसके लिए उन्होंने श्वसन प्रक्रिया की तरह रॉकेट भी वायुमंडल से स्वतः ऑक्सीजन प्राप्त कर सकेगा। और श्रीहरिकोटा से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RH-560 का प्रशिक्षण कर दूसरी बार एयर ब्रीदिंग प्रणाली का प्रशिक्षण किया, जो सफल रहा। 2 बार हो गया। किसका प्रशिक्षण किया? यह है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RH-560 एयर ब्रीदिंग प्रणाली का दूसरी बार प्रशिक्षण किया, जो कि सफल रहा है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन खुद ले सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लिए 24-25 के लिए लोकसभा में पूर्ण बजट पेश किया। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बहुत बड़ी कुछ घोषणाएं अपन बात कर लेते हैं। जीडीपी विकास दर 2024-25 में नियमित जीडीपी जो है 3,26,36,912 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमान से 10.5% अधिक है। व्यय कितना होगा 2024 में? व्यय है 4,82,82,512 रुपए। ये 48,20,512 करोड़ रुपए ये अनुमानित है कुल व्यय। और संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय 16.9% की वृद्धि प्रतिपादित की जाती है। कहने का मतलब जो है कि 23-24 की तुलना में बजट में 24-25 में जो पूंजीगत व्यय है वो 16.9% बढ़ गया है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय 24-25 और बजट की तुलना में जो कि 15,18,89 करोड़ रुपए था, जो कि अनुमान में 18.2% की वृद्धि दर्शाता है। प्राप्तियां कुल कितनी प्राप्तियां हुई? 32.07 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 करोड़ रुपए। सकल बाजारी उधारी 14.01 लाख करोड़ रुपए उधारी है। शुद्ध बाजार उधारी 11.67 लाख करोड़ रुपए। ब्याज भुगतान लगभग 11 लाख करोड़ रुपए ब्याज अनुमानित देना है। और घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हुआ है? 66.9%। राजकोषीय घाटे के लिए बजट अनुमान 4.9%, राजस्व घाटा 1.8% और प्राथमिक घाटा 1.4% है। नई योजनाएं आर्थिक मामलों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। बजट का सार अगर अपन देखें तो टोटल जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो अपन को मिली है, ये देखो, इसको थोड़ा सा अगर समझें तो जो पब्लिक फाइनेंस होता है, लोक वित्त, उसके अंदर 3 पॉइंट अपन देखते हैं, आय, व्यय और घाटा। जो आय है वो राजस्व आय है, पूंजीगत आय हो सकती है। आय का मतलब रेवेन्यू, राजस्व आय वाली, कर से और नॉन टैक्स जो जितने भी अलग टाइप के कर है। और पूंजीगत आय वो होती है उधार, विनिवेश और ऋण। और घाटा कितने टाइप का होता है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है। अब ये है कि जो राजस्थान सरकार है उसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें, असल में बजट से संबंधित अगर अपन कोई अगर चैप्टर पर पढ़ते हैं तो बजट के बारे में अपन को देखने से पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि जो भारत का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 112 के तहत किसी वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसा लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 आर्टिकल में, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। विवरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का वित्त लेखा जोखा होता है। ये है बेसिक क्या है केंद्रीय बजट। तो ये वित्तीय विवरण होता है, एक वित्तीय योजना है जिसमें किसी खास समय के लिए सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है। और केंद्रीय बजट में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है, जिसमें उन स्रोतों का जिक्र होता है जिससे धन जुटाती है और जहां खर्च करती है। केंद्रीय बजट को भारत के वित्त मंत्री हर साल फरवरी में के पहले कार्य दिवस पर संसद में पेश करते हैं। कई बार ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पहले इसे फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पेश किया जाता था, अब हर साल फरवरी के पहले कार्य दिवस को पेश किया जाता है। बजट को वित्त विधेयक के जरिए पेश किया जाता है। इसे लागू करने से पहले विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करना जरूरी होता है। और बजट में रेवेन्यू डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल होता है। जब सरकार की आय अनुमानित के मुकाबले कम रहती है तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं कि भाई आय कम रही है इस बार। सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। एक होता है
इकोनॉमिक सर्वे बजट के बारे में बात कर चुके हैं अपन। आर्थिक सर्वे एक आर्थिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पिछले एक वित्त वर्ष के दौरान भारत में क्या आर्थिक विकास हुआ है इसकी समीक्षा की जाती है। इस सर्वे को पूरा करने के लिए विभिन्न सेक्टर के डाटा का सहारा दिया जाता है, जैसे ये सेक्टर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट। इन सेक्टर से इकट्ठा किए गए डेटा के विस्तृत एनालिसिस पर आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। इसमें मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाता है जिसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। दो वर्ड है, एक तो है पूंजीगत बजट, एक है राजस्व बजट। पूंजीगत बजट में पूंजी प्राप्तियां जैसे उधार, विनिवेश और लंबी अवधि में पूंजीगत व्यय जैसे संपत्ति निवेश का सर्जन होता है। राजस्व बजट का मतलब क्या होता है? राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां, इस प्राप्ति में जो इस प्राप्ति से किए जाने वाले व्यय भी शामिल होते हैं, जैसे राजस्व प्राप्ति में कर, जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क और गैर कर, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे ब्याज, रसीद, लाभ, ये दोनों शामिल होते हैं। कुछ कड़े शब्द है उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर एक जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं, निर्मित सभी प्रकार के उत्पाद या जो भी सर्विस है, सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसमें उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह, कृषि, सेवा, तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। फिर जीएनपी, उसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक है जीएनपी, किसी एक साल के दौरान बनाए गए उत्पाद तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश के योग को और विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से कमाए गए लाभ में से घटाने पर हासिल रकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब अपने देश में से जितना भी, एक वर्ड है यहाँ पर राजकोषीय घाटा, किसी सरकार के कुल खर्च मतलब पूंजी व्यय और राजस्व व्यय तथा सरकार की कुल आय, कुल खर्च और कुछ आय का अंतर जो है वो राजकोषीय घाटा है। आसान शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय की कमी को दिखाता है। आय कम, राजकोषीय घाटा ज़्यादा। जिस सरकार का राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है, अपने साधनों से ज़्यादा खर्च कर रही है, इसकी गणना जीडीपी के आधार पर की जाती है। दूसरा है कि रेवेन्यू रिसीट, जिसको राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। ये डाटा आपको तभी समझ में आएगा सामने डिस्प्ले पर जब आपको ये डेफिनेशन पता चलेगी। राजस्व प्राप्ति का मतलब है सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क, निवेश पर प्राप्त आय, लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को कुल मिलाकर राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। इसे सरकार की चालू आय भी कहते हैं, जिससे न देनदारी उत्पन्न होती है न सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इन प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बांटा जाता है। परंपरागत रूप से करों से प्राप्त राजस्व ही सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। फिर राजस्व व्यय, खर्च कहाँ पर होता है? वह सरकारी खर्च जिसे कोई अपने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व ब्याज के भुगतान, सब्सिडी समेत रख रखाव, मरम्मत जैसी रूटीन पर खर्च करता है, राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक व्यय भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय में किराए का भुगतान, टैक्स, अन्य स्थापना संबंधी ऊपरी खर्च भी शामिल किए जाते हैं। फिर एक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको विनिवेश बोलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, अडानी को ये बेच दिया, रेलवे बेच दिया, फलाना बेच दिया, जो कि वास्तविक सत्य नहीं है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। सार्वजनिक उपक्रमों यानी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट, वह राशि होती है जिसे गैर ऑपरेटिंग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे जिसके अंतर्गत बाजार से लिए गए कर्ज, रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं से उधार ली गई रकम, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से हासिल रकम और स्वयं के कर्जों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों से निवेश से हासिल रकम भी शामिल होती है। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय। पूंजी व्यय वे खर्च होते हैं जिनका फायदा एक ही साल में न मिलकर कई सालों तक मिलता है। फिर राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। आसान भाषा में जब कोई सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च करती है। बजट घाटा, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों और कर्जों और एडवांस तथा अन्य गैर ऋण प्राप्ति की वसूली के बीच का अंतर। कुल व्यय सारा कुल खर्चा हुआ है वो, और राजस्व प्राप्ति, कर्जा, एडवांस और गैर ऋण पूंजी प्राप्ति की वसूली के बीच का अंतर, उसको बोलते हैं बजट घाटा। आसान भाषा में जब सरकार का कुल खर्च यानी कुल आमदनी से ज्यादा हो। तो अपन देखते हैं पॉइंट वाइज। राजस्व प्राप्तियां जो है वो एक नंबर जो है रेवेन्यू रिसीट। अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो ये सीधी सी बात है कि पहले ये थी 27.0 करोड़, अभी है 31.3 करोड़। इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, 31.3 लाख करोड़। फिर है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी की प्राप्तियां 4 नंबर, ये है 16.9 लाख करोड़ रुपए। फिर राजस्व व्यय 37.1 लाख करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी हो गई? 31.3 लाख करोड़।
फिर अगर अपन बात करें पूंजीगत प्राप्तियां 16.9 लाख करोड़ रुपए, ये हो गई 16.9 लाख करोड़ रुपए, आसानी से याद रख सकते हैं। फिर हो गई राजस्व व्यय 37.1 लाख करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 37.1 लाख करोड़ रुपए। 37.1 लाख करोड़ रुपए। फिर है प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय अगर अपन बात करें तो हो गया ये 15.01 लाख करोड़ रुपए। ये कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर ली। उसके बाद में जो चीज़ें हैं घाटा वगैरह ये वगैरह आप देख सकते हो, यूज़फुल है सारा डेटा, लेकिन इंडिविजुअली बजट और आर्थिक समीक्षा को अलग वीडियो में अपन डिटेल में देखेंगे। फिर कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता के लिए 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस स्कीम पर क्या खर्च होगा ये पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर मान लो अपन बात करें कृषि की, तो कृषि के ऊपर 1.52 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल जो एग्जैक्ट डेटा है वो है 151,851, ये वाला डेटा है। और अगर अपन खर्च बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च है रक्षा पर, डिफेंस पर, जो है करोड़ों में रुपए, 4,54,773 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, 4 पॉइंट कुछ। फिर है ग्रामीण विकास पर 2 नंबर पर, फिर है कृषि विकास पर 1.52 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए रक्षा पर है, 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ग्रामीण विकास पर है, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कृषि पर है, 1 लाख करोड़ रुपए, 1.5 है, ये रहा 1.52। फिर है गृह विभाग पर, गृह विभाग पर है 1.5 लाख करोड़ रुपए, शिक्षा पर है 1.2 लाख करोड़ रुपए, और आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर है 1.1 और 89,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए हो गए। और फिर है 0.89 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, ये किस पर है? स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य पर। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ों पर जो खर्च है उसमें सबसे ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो आ रहा है, टॉप जो है वो आ रहा है 1 नंबर पर रक्षा, 2 नंबर पर ग्रामीण विकास, 3 नंबर पर कृषि, 4 नंबर पर गृह और 5 नंबर पर शिक्षा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी डिटेल के अंदर जैसे जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में देखेंगे तो अपन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पीएम आवास योजना 2.0 स्टार्ट होगी जल प्रबंधन के लिए, बहुत सारी योजनाओं में बजट पूरा डिटेल में अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। अपन बेसिक डिस्कस कर लिया है, नहीं तो फिर करंट अफेयर रह जाएगा। फिर है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले और भारत 82 स्थान पर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले इंडेक्स के अंदर सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत का 82 नंबर है। और फिर है 24 जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया और कलाम द्वीप से लॉन्च पैड से पहले पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 और पृथ्वी 2 से उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो टेस्टिंग हो गई बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे ऊपर है सिंगापुर, 82 पर है भारत। ये कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। 195 देशों के अंदर वीजा फ्री सिंगापुर को यात्रा 195, और भारत के पासपोर्ट को 82वें स्थान पर रखा गया है। 58 देशों में अपन फ्री वीजा एंट्री यात्रा कर सकते हैं। भारत का 100वें स्थान, पाकिस्तान का 100वां स्थान है, भारत का 82वां है। 103 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 100वें स्थान पर है, 103 देशों में, और भारत का स्थान 82वां है, 82। पासपोर्ट में 33 देशों को पाकिस्तान भी वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। लिस्ट में सबसे आखिरी में यमन, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, जिनका रैंक सबसे लास्ट में है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपना सबसे एडवांस और सबसे बड़ा एआई मॉडल लामा 3.1 लॉन्च कर दिया है। इसका मुकाबला GPT-4 और क्लाउड 3.5 सोनेट जैसे मॉडल्स के साथ होगा। सबसे बड़ा एआई मॉडल 3.1 लॉन्च कर दिया है, ओपन सोर्स मॉडल है। फ्रांस के पैरालंपिक खिलाड़ी केविन पीटे 36वें ओलंपिक मिसाइल के साथ मार्च करके इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में नाम दर्ज करा दिया। पैरालंपिक टेनिस खिलाड़ी केविन पीटे।
फिर 24 जुलाई 2024 को भारतीय खेल प्रशासक नीता अंबानी को सर्वसम्मति से जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, का दोबारा सदस्य चुन लिया गया है। 2016 में रियो ओलंपिक में पहली बार IOC की सदस्य चुनी गई थी और अभी पेरिस ओलंपिक में भी IOC की सदस्य चुनी गई है। 2016 और फिर टोक्यो, फिर पेरिस। टोक्यो में नहीं थी, अभी सदस्य फिर से चुनी गई है। आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर, अपन ने ये डिस्कस भी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया। इसका नाम बदलने के मकसद से राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति, मूल्य और लोकाचार से का प्रतिबिंब बताया है। सिक्किम अब पर्यटकों के लिए कचरा बैग लाना जरूरी होगा। सरकार ने गाड़ी से कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। पेरिस ओलंपिक 2024 का रंगारंग कार्यक्रम आगाज हुआ और उद्घाटन समारोह में पेरिस में सीन नदी के किनारे पर स्टार्टिंग हुआ और शरद कमल और PV सिंधु ध्वजावाहक बने और अंतिम तौर पर जो श्रीजेश है और मनु भाकर है, उन्होंने समापन समारोह में ध्वजावाहक बने। उद्घाटन सीन नदी पर हुआ। 6 किलोमीटर की परेड नेशन हुई। 94 नावों का इस्तेमाल हुआ। 205 देशों के 6500 एथलीट शामिल हो रहे हैं। भारत 84 नंबर पर नजर आया और भारत 16 खेलों में शामिल होगा। भारत के 78 खिलाड़ी परेड में शामिल हुए। आगे चंडीगढ़ अपना ट्री मैप तैयार करेगा। सभी पेड़ों की होगी जियो टैगिंग। देश में ऐसा करने वाला पहला शहर बनेगा। चंडीगढ़ ने पहली बार ट्री मैप तैयार किया, पेड़ों की जियो टैगिंग शुरू की है। असम के चराईवेव अहोम युग के मोइदम शाही कब्रिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम का ये है चराईदेव अहोम युग के मोइदम शाही कब्रिस्तान। मोइदम शाही कब्रिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अब भारत की जो धरोहर की संख्या है वो 43 हो गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एशिया के किसी कब्रिस्तान को विश्व धरोहर में घोषित नहीं किया था। 43 संख्या हो गई है। ये कितना पुराना है? 1228 से 1826 शाही कब्रिस्तान। अहोम युग का ये मोइदम शाही कब्रिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए। हरिभाऊ किशन वागड़े राजस्थान के राज्यपाल बने और जीव देव वर्मा तेलंगाना का राज्यपाल बनाया। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 28 जुलाई को टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और उल्लेखनीय है एस जयशंकर क्वाड देशों के साथ विदेशी यात्रा पर जापान गए हैं। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप T20 का खिताब जीता। भारतवर्ष 2025 में T20 के प्रारूप में पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 2025 की मेजबानी भारत करेगा। किसकी? T20 प्रारूप में एशिया कप की। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर को दो मेडल लाने वाली पहली एथलीट बनी। 2 कांस्य और सरबजोत को भी कांस्य मेडल मिला है। अगर अपन सभी मेडल की बात करें तो पेरिस ओलंपिक के अंदर शूटर मनु भाकर है। शुरू से बात कर लेते हैं। समापन समारोह के अंदर मनु भाकर, समापन के अंदर मनु भाकर और PR श्रीजेश। हॉकी से हैं, मनु भाकर शूटिंग से। उद्घाटन में कौन था? PV सिंधु और जो बैडमिंटन से और शरद कमल। और भारत की स्थिति क्या है मेडल के अंदर? पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं पर 6 मेडल टोटल। 6 में से सिल्वर कितना है? 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज, कुल 6 मेडल हो गए। सिल्वर किसका है? ये है सिल्वर अपने जो टॉप में है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक, इनको सिल्वर मिला है। टोक्यो में 2020 में भारत के 7 मेडल थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा को पुरुष भाला फेंक में सिल्वर मिला है। मनु भाकर शूटिंग को ब्रोंज मेडल मिला है। ब्रोंज में 2 तो हो गए मनु भाकर के। और स्वप्निल कुसाले शूटिंग के अंदर 50 मीटर एयर राइफल के अंदर 3rd पोजीशन ब्रोंज मेडल। और स्वप्निल कुसाले ये क्या है? शूटिंग में भारतीय हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल मिला है। अमन शेरावत को कुश्ती में, कुश्ती में। और मनु भाकर सरबजोत सिंह को साथ में भी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स में ब्रोंज मेडल मिला है। और अभी अगर अपन बात करें
आज की लेटेस्ट की जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, पैरा ओलंपिक के अंदर अगर तुम बात करें तो 7वां मेडल मिल गया है। 7वां मेडल है, एथलीट है निषाद कुमार ने 7 मेडल हो चुके हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के। अपन बात कर रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक 7 मेडल आज तक जीत चुका है अभी तक, और आगे बाकी है जीतेंगे। निषाद कुमार ने पुरुषों के हाई जंप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। टोटल मेडल हो गए हैं 7 में से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। गोल्ड जो जीता है वो है अवनी लखेरा ने दूसरी बार शूटिंग के अंदर। छठा मेडल था प्रीति पाल, 7वां मेडल अपन देख लेते हैं। फर्स्ट था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ की अगर तुम बात करें तो हो गए निषाद जंप, ठीक है ना। छठे के अंदर अगर तुम बात करें तो हो गई धाविका प्रीतिपाल, और यूपी की मेरठ से प्रीतिपाल, छठा मेडल। और छठा मेडल क्या मिला इनको? ब्रॉन्ज। और निषाद को भी क्या मिला है? सिल्वर। फिर बात करते हैं पर 5वां, पहली है अवनी, जिसको अवनी लेखरा बोलते हैं। अवनी लेखरा ये किसमें? शूटिंग के अंदर, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल, और इनको मिला है गोल्ड। दूसरा है मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल भी किसमें? शूटिंग में, इनको मिला है ब्रॉन्ज। तीसरी है प्रीतिपाल, इसको मिला है ब्रॉन्ज, हो गया। एथलीट है ये। फिर है मनीष नरवाल, मनीष नरवाल को शूटिंग के अंदर भी रजत, मतलब सिल्वर। फिर है रूबीना फ्रांसिस, रूबीना फ्रांसिस ये भी शूटिंग में है, इसको मिला है ब्रॉन्ज। प्रीतिपाल ये एथलीट हो गई, इसको मिला है कांस्य। प्रीतिपाल को 2 मिल गए क्या? प्रीतिपाल एथलीट्स में कांस्य 100 मीटर में प्रीतिपाल को 2 मिल गए, 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज प्लस ब्रॉन्ज 2, प्रीतिपाल के 2 हैं 2। और फिर निषाद कुमार हो गए सिल्वर। टोटल हो गए 7 मेडल, जिसके अंदर शूटिंग के अंदर है 1 2 3 4 मेडल, और एथलेटिक्स में 1 2 3। शूटिंग में कौन हो गया? अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस। और एथलेटिक्स में कौन से? प्रीतिपाल, जिसको ब्रॉन्ज, निषाद कुमार ब्रॉन्ज, और प्रीतिपाल फिर ब्रॉन्ज। जुलाई के अंदर करंट अफेयर के अंदर लास्ट करंट अफेयर है कि एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो अंतरिक्ष पर्यटन करवाएगी। स्पेस एक्स ने पोलारिस ड्रोन मिशन 19 अगस्त 2024 को लॉन्च किया जाएगा, 19 अगस्त 2024 को। इस मिशन में फिनटेक अरबपति जेरेड इसाक मैन को निजी स्पेस वॉक के लिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। 19 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा है। पहला कौन है? फिनटेक अरबपति जेरेड इसाक मैन को ले जाया जा रहा है। स्पेस एक्स की अंतरिक्ष पर्यटन करवाएगी, और स्पेस एक्स ने ये पहले ही लॉन्च कर दिया है। 19 अगस्त को पहली बार कौन जा रहा है? जेरेड इसाक मैन, निजी स्पेस वॉक। थैंक यू। जो स्पेस एक्स कंपनी है उससे पहली बार ये लॉन्चिंग करने जा रहा है। भारत का नवीनतम संचार उपग्रह जिसका वजन 4700 किलो है, और उसकी जो थ्रूपुट क्षमता है वो है 48 Gbps, और इसमें जो पूर्वोत्तर भारत है उसके लिए विशेष कवरेज के साथ 32 स्पोर्ट टीम है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की लिफ्टिंग सीमाओं के कारण इसरो के NSFI द्वारा संचालित है। बड़ी बात यह है कि स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है उसके ऊपर लॉन्च करने जा रहा है इसरो पहली बार G-SAT-20। नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के तहत 2019 में ये स्थापित हुई है, और अधिकृत शेयर पूंजी इसकी 7500 करोड़ रुपए और 5,607 करोड़ रुपए इसकी चुकता पूंजी। इसरो की एक
वाणिज्यिक शाखा है, कॉमर्शियल जो इसरो की शाखा है, कॉमर्शियल डील करती है, वो ये है, नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उच्च तकनीकी वाली अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देती है, व्यवसायिक क्षेत्र में काम करती है, लॉन्च व्हीकल उत्पादन और उपग्रह सेवाएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और परामर्श, क्योंकि इसरो डायरेक्ट नहीं कर पाता, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड डील करता है। एक पोर्टल बना है, नाम है कृषि कथा मंच। केंद्रीय कृषि और किसान जो मंत्रालय है उन्होंने लॉन्च किया, नाम है कृषि कथा, जो जितने भी बैंकिंग संबंधी मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटान करने के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया है। फोकस ये है कि भारतीय किसानों की आवाज़ बनी और सफलता की कहानी को बढ़ावा देना, भारतीय किसानों की जो कहानी है उसके थ्रू प्रसारित करना, भारतीय कृषि समुदाय को कृषि की जो कहानियाँ साझा करना, जबरदस्त बनाने के लिए मंच बनाया है, नाम है कृषि कथा मंच। आदान प्रदान, सुविधा आदान प्रदान करना और सहयोग करना, किसानों को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सांख्यिकी जो पोर्टल है वो पोर्टल बनाया गया है कि योजनाकार, नीति निर्माता और जो शोध करता है उनके लिए वास्तविक समय में डेटा प्रदान करना उसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य इसका ये है कि आधिकारिक जो भारतीय सांख्यिकी है उसके लिए डेटा प्रबंधन करना और साझाकरण करना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसने इसको लॉन्च किया है और ये एक पोर्टल है, नाम है ई सांख्यिकी पोर्टल। मॉड्यूल क्या है इसका? डेटा कैटलॉग, सांख्यिकी और प्रोग्राम कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के प्रमुख डेटा सेट सूचीबद्ध करता है। डेटा की खोज करना, डाउनलोडिंग करना, विजुअलाइजेशन करने दे देता है। अभी तक इसके अंदर 2291 से अधिक डेटा सेट है। राष्ट्रीय लेखा और सांख्यिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि भी इसमें शामिल है। इंडिया ने 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो जीत लिया और उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास ले लिया। भारत ने कैसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेले गए फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया और 17 वर्ष में पहली बार जीत दर्ज हुई है। बड़ी घोषणा की रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने T20 से तीनों में संन्यास ले लिया। प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से? विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच कहा गया और जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बल्लेबाज के अंदर सूर्य कुमार यादव को महत्वपूर्ण कैच की वजह से लास्ट में जो कैच लिया था पूरी दुनिया याद रखेगी। और दक्षिण अफ्रीका डेविड मिलर, उन्होंने भी महत्वपूर्ण विकेट लिया था। टूर्नामेंट के बारे में देखें तो ये 9वां ICC का T20 वर्ल्ड कप था और मेजबानी किसने की थी? होस्टिंग वेस्ट इंडीज और USA ने। पुरस्कार राशि $11.25 मिलियन। विजेता का हिस्सा कम से कम $2.45 मिलियन, अब तक का सबसे ज्यादा। विजेता को $2.4 मिलियन दिया गया था। टोटल इसका इनाम था $11.25 मिलियन, सबसे ज्यादा आज तक का यही पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार था। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। 1912 इसकी हेल्पलाइन है। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना शुरू 2017 में हुई। उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना और सबके पास विद्युत पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचे और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को विद्युत मिले। शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिले। शहरी क्षेत्र में जो BPL परिवार है उनके लिए निःशुल्क LED बल्ब, तार और जो स्विच है वो सारा का सारा। और दूरस्थ जो ग्रामीण परिवार है उनके लिए ग्रिड कनेक्शन सोलर वाला भी, सोलर पॉसिबल है तो। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर BPL परिवारों के लिए सब्सिडी वाला कनेक्शन 10 किस्त में 500 रुपये देने हैं। 10 किस्त में 500 रुपये उनको सब्सिडी मिल जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो था वो 29 जून को मनाया गया और जो दिवंगत प्रशांत चंद्र महानोलविस थे उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इसकी विषय वस्तु क्या है? निर्णय लेने हेतु डेटा का उपयोग। डेटा, बिना डेटा के अपन कुछ कर नहीं सकते। मतलब 2011 की जो जनगणना है उसी के तहत वो जो हर घर बिजली योजना है वो भी दी गई। कोई योजना अपन करते हैं, कुछ अगर मान लो विकास के कार्य करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का बड़ा महत्व है। बाद में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, ये 28 जून को था। बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करवाना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान में रखने लायक नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। नए जो आपराधिक कानून है उनकी प्रणाली लागू हो गई है भारत के अंदर। तो 2023 के अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 बन गए हैं। बदल गई देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ।
12 दिसंबर 2023 को 3 कानून में बदलाव संसद में पेश हुआ। 21 दिसंबर 2023 को संसद में तीनों विधेयक पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को मंजूरी दी विधेयकों को, और 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित की, और 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता BNS किसकी जगह है? IPC की जगह, इंडियन पेनल कोड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसकी जगह है? BNSS किसकी जगह है? दंड प्रक्रिया संहिता CRPC। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसकी जगह है? IEA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA की जगह लेती है। BNS, BNSS और BSA मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीय न्याय संहिता अपराध, जो मुख्य अपराध है मौजूदा IPC जो प्रावधानों को बनाए रखता है। नए अपराध जो है जैसे संगठित अपराध है, आतंकवाद है, उनको भी पेश करता है। सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है, और आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को भी शामिल किया गया, परिभाषित करता है, दंडित करता है। सामूहिक बलात्कार के मामलों में सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष की जाती है, और देशद्रोह को खत्म करता है। राष्ट्रीय विभेद खिलाफ जो प्रावधान है उनको प्रतिस्थापित करता है। लापरवाही से हुई मौतों की सजा बढ़ाता है, और व्यभिचार और आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ संरेखित करता है। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा को परिभाषित करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होंगे प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2 गंभीर अपराध के लिए जमानत सख्त शर्तें, जमानत तो दी जाए लेकिन सख्त शर्तों के साथ, बंदियों को चिकित्सा की जांच की आसान पहुंच, गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, उंगलियों के निशान व आवाज के नमूने एकत्रित करना, ये भी उसमें शामिल कर दिए गए। मुकदमे अपडेट और आरोप तय करने के लिए सख्त समय सीमा, मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अदालतों के बीच अंतर को समाप्त करना, ये इसकी मुख्य नई चीजें हैं। तो नई चीज लागू की गई भारतीय न्याय संहिता BNS IPC की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS CRPC की जगह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA IEA की जगह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह। भारत के अंदर ये तीन नए कानून है। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू हो गए जुलाई से। प्रोजेक्ट 76 क्या है? भारतीय नौसेना ने स्वदेशी पनडुब्बी का विकास किया है। यह प्रोजेक्ट 76 लक्ष्य क्या है कि पहली भारतीय स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का डिजाइन और निर्माण करना, और 12 पनडुब्बियों की बनाने की योजना बनाई है। क्या प्रोग्रेस करेगा, क्या उद्देश्य है? पानी के अंदर लंबे समय तक टिके रहने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, और 3000 टन का जलमग्न विस्थापन, और जो कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। स्वदेशी हथियार नियंत्रण प्रणाली और लिथियम आयन बैटरी इसकी खास बात होगी, खासियत। इसका नाम प्रोजेक्ट 76 क्यों रखा है? क्योंकि फ्रेंच का प्रोजेक्ट है 75 और प्रोजेक्ट 75I जर्मन का है। उनसे सीख लेकर हमने ये बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना के स्वदेशी पनडुब्बी का विकास, जो कि 3000 टन का जलमग्न और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिवस पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस द हिंदू हैदराबाद संस्करण के पूर्व स्थानीय संपादक श्री एस नागेश कुमार ने लिखा, और सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड द मैसेज ऑफ द श्री वेंकैया नायडू डॉक्टर IB सुब्बा राव द्वारा संकलित है। फोटो क्रॉनिकल है, और तेलुगु में लिखित महानेता लाइफ एंड जनरेशन ऑफ द वेंकैया नायडू श्री किशोर द्वारा लिखित है। एक है हूल दिवस, ये कहाँ मनाया गया? झारखंड में। किसकी वजह से? आदिवासी नेताओं के सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के बलिदान के दिवस के रूप में मनाया गया। महत्व ये है कि 1855 से स्वतंत्रता संग्राम में 400 से अधिक जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, और 20,000 से ज्यादा लोगों ने जीवन को आहूत कर दिया था। और सिद्ध कान्हू चांद भैरव सहित आदिवासियों की नायकों की जन्मस्थली है, और ये मुख्य कार्यक्रम भोगनाडीह है साहिबगंज में आयोजित किया गया, जो कि झारखंड में है। PNS रणवीर अवलोकन श्री राजपूत करणी राजपूत सैनिक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक
इस कमीशन को शुरुआत कब किया था? 28 अक्टूबर 1986 को हाल ही में उन स्वदेशी हथियारों सेंसर से सुसज्जित आईएनएस रणवीर को किया है। और उद्देश्य क्या है? आईएनएस रणवीर बांग्लादेश की यात्रा पर है। द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक तरीके से बायलैटरल एक्सरसाइज है ये, उसके अंदर भाग लेने जा रहा था आईएनएस रणवीर। इसलिए न्यूज में है इसे SMEE क्रॉस डेक विजिट, सामुदायिक आउटरीच और खेल आयोजन के लिए शामिल किया गया है। अभ्यास और भागीदारी, बांग्लादेश नौसेना के साथ एम्पेक्स पैसेक्स में भाग लेगा। रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग पावर प्लांट, एक सोलर पावर प्लांट लगाया है। सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट का पीक क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर दिया। पानी के अंदर है सोलर पावर प्लांट। भारतीय रेलवे ने इसके तहत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का ऐसा कदम उठाया है। रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना। ग्रीन रेलवे मतलब ग्रीन एनर्जी यूज में लेकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो, तभी होगा। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाने का उद्देश्य है। जितनी भी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर प्लांट से ऊर्जा का उपयोग कर पवन ऊर्जा संसाधनों को स्थापित किया जा रहा है। और बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट है दरभंगा, बिहार के अंदर। ये जो सोलर पावर प्लांट है ये है नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, इगतपुरी। और बिहार के अंदर भी सोलर वाटर फ्लोटिंग पावर प्लांट है और एक केरला के अंदर भी है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर है? ये है बनेरघट्टा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनेरघट्टा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु की बनेरघट्टा जैविक उद्यान BBP भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। 20 हेक्टेयर में स्थापित है और प्राचीन प्राकृतिक रूप से चट्टानी ढांचे और पर्णपाती वनों, उबड़ खाबड़ वनों का इलाका है। पर्णपाती वनों का वर्तमान में 8 तेंदुओं को घर मिला है, जो कि थेरापाड्स के रूप में जाने जाते हैं। 2004 बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को अलग कर दिया गया था। ये 1976 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया था। BBP को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग कर दिया गया था। BBP को 2004 में 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त था। तो ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान बन गया और राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके। सो मच। ये था जुलाई का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो जुलाई के अंदर संबंधित करंट अफेयर है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।